जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस 10वें वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग गणना चक्र का पूर्वावलोकन देखेंगे जो भारतीय इतिहास का है। तो पिछले 9 लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लिया था और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी कर लिया था। आधुनिक भारत के इतिहास पे 2 वीडियो आ चुका है, तीसरा वीडियो आज शुरू होगा और यह शुरू होगा 12वां नंबर चैप्टर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चलते रहे आप लोग इसे देख रहे हैं। वीडियो पे कमेंट करें, अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई कष्ट, परेशानी, तकलीफ हो या वीडियो से कुछ रिलेटेड कुछ बताना हो तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने और ही पहले बहुत सारे चीज़ कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने घटना चक्र बिहार का किया हुआ है। तो अगर आप लोग बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग जाइए उसे देखिए। हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर का भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसे भी देखिए। हम लोग मास्टर वीडियो डाले हुए हैं, तो अगर आप लोग उसे भी चेक कीजिएगा तो आपके एग्जाम में वो फ़ायदा देगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से 12वां नंबर चैप्टर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो मैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं, और मैं इसके पहले प्रश्न से करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसे कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएँ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हम लोगों ने इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगा और आप लोग आराम से फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन आराम तक पहुँच जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने? तो ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक तो रासायनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक रासायनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यह थे 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यह थे 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे WC बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो यह थे WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अध्यक्ष थे कौन? तो यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अध्यक्ष थे कौन? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रथम अध्यक्ष थे? तो यह थे WC बनर्जी। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना यह उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना यह भी उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की पूर्णतः सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना यह बिल्कुल गलत है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किसी दिशा में और किस आधार में कार्य करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो यह थे ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो यह थे ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? तो यह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक
जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो यह थे लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस रनाडे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। डी ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह किए थे दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह थे 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह थे 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था कौन? तो यह था बी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो यह थे बी डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सी ऑप्शन रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थी, यह सही ऑप्शन है। तो 20 में सही होगा केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था कौन? तो यह थे जस्टिस यूले, जॉर्ज यूले, सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह थे जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबंधित नहीं थे? तो यह थे सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे? तो यह थे सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो यह थे लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिकुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो यह थे लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? तो यह एनी बेसेंट। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो यह है एनी बेसेंट। निम्न में से किसने अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो यह थे कलकत्ता अधिवेशन 1917। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन 1917। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? तो यह थी एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो यह थी श्रीमती एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो यह थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह है श्रीमती एनी बेसेंट। कौन सी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। कौन सी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह सही ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 3। फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है?
और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह कहे थे बीजी तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना इसमें कौन सा सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, यह गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, यह बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, यह भी बिल्कुल गलत है। अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 इसमें सही है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थे, यह बिल्कुल सही है। और अल्फ्रेड बेग ने कांग्रेस के 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन 2 और 4। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह थे लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह थे लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रहा है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह है लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह लॉर्ड कर्जन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस के अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह थे महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह थे महात्मा गांधी। अमृतसर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नए संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ये थे NC केलकर और IB सेन। ए ऑप्शन 2 और 4। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1916 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नए संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो NC केलकर और IB सेन के चुने गए थे। ए ऑप्शन 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल भारत में भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो यह था बी ऑप्शन लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघवन चेरियार ने की थी? तो यह थे नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघवन चेरियार ने की थी? तो यह थे नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह थी नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह थी नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, यह बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो यह थे
M.K. गांधी। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो यह थे M.K. गांधी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तथा तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3। पहले हो जाएगा महात्मा गांधी, फिर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। फिर से पहले महात्मा गांधी हो जाएंगे, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलगाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलगाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह है सी ऑप्शन बेलगाम अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह था बेलगाम अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यह की थी 1924 की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो यह थी 1924। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद, तो रामगढ़ 1940, फिर सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, फिर मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। फिर से अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। अभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे देखना है कौन सा होगा। तो मेरठ हो जाएगा 1946, कानपुर हो जाएगा 1925, लखनऊ हो जाएगा 1916 और बनारस हो जाएगा 1905। फिर से मेरठ हो जाएगा 1946, कानपुर हो जाएगा 1925, लखनऊ हो जाएगा 1916 और बनारस हो जाएगा 1905। सी ऑप्शन 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल की कुंजी बताया? तो यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने का कुंजी बताया था? तो यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है तो डॉक्टर MS अंसारी यह हो जाएंगे मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे नासिक, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे हरिपुरा। फिर से डॉक्टर MA अंसारी हो जाएंगे मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे नासिक, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे हरिपुरा। सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहा था? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JV कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JV कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JV कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JV कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो यह था अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो यह था अमृतसर अधिवेशन 1919। तो यहाँ पे यह चैप्टर खत्म होगा, अगला चैप्टर शुरू होता है कांग्रेस में गर्म दल एवं नरम दल। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ने प्रभावित किया था?
तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। फिर से महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो यह था 1858 के इटली अबिसिनिया का युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, फिर आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, फिर रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी क्या? तो यह थी राजा बंद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो यह राजा बामबंद आंदोलन थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह हुआ स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह उग्रपंथी थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता में से नहीं था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो यह था जीके गोखले। निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की रणनीति करने का आरोप लगाया था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका तथा विरोध की रणनीति करने का आरोप लगाया था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की रणनीति का दोष लगाया था? तो यह थे बीजी तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की रणनीति का दोष लगाया था? तो यह थे बीजी तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो यह था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो यह थे तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो यह थे तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया? तो यह आया था 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया था? तो यह आया था 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस से गर्म दल से संबंधित था? तो यह था अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस से गर्म दल से संबंधित था? तो यह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी थे? तो यह थे बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी थे? तो यह थे बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किनको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो यह थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो यह थे लाला लाजपत राय। निम्न में से किन एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो यह थे मैजिनी को। निम्नलिखित में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो यह थे मैजिनी को। उन्होंने मैजिनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे कौन? तो लाला लाजपत राय। उन्होंने मैजिनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन? तो लाला लाजपत राय। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो यह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो यह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह थे लोकमान्य तिलक।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह है लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो यह थे वेलिंगटन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो यह थे वेलिंगटन शिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो यह है वी शिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो यह है वी शिरोल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय शांति के जनक कहा गया है? तो यह है बीजी तिलक को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो यह है बीजी तिलक। बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहाँ? कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो यह थे मैक्स मुलर, बी ऑप्शन। बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो यह है मैक्स मुलर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर विशेष विवरण बॉक्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा के निम्नलिखित में से कौन सी एक निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। फिर से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो इसका हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो डी नंबर, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों के हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, एक गलत है, परंतु आर सही है। फिर से, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्म के राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो यह था बीजी तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो बीजी तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की ऐसी कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की ऐसी कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी? तो यह थे शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी? तो यह थे शौकत अली। तो यहाँ पे यह चैप्टर भी समाप्त होता है। अब शुरू होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसका पहला प्रश्न यह है, मगर इससे पहले शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो पहला प्रश्न हुआ, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? तो यह किए थे बी.डी. सावरकर ने। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? तो बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो संबंधित है बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह बी.डी. सावरकर है। निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो यह शुरू किए थे विनायक दामोदर सावरकर। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था कौन सा? तो यह था अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत।
अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन का की स्थापना की थी किसने? तो यह थे वीडी सावरकर। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने? तो वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? वीडी सावरकर के बारे में सही है, तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों सही होंगे यहाँ पे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। यह बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, चारों इसमें सही होंगे। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो यह थे 1925 में। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो यह थे 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? तो यह थे जतिननाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? तो जतिननाथ मुखर्जी ने। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो यह थे पी मित्र। वह कौन थे जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो यह थे पी मित्र। भरत कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया हुए थे, अनुशीलन समिति। भरत कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया हुआ था, अनुशीलन समिति। भरत घोष किससे संबंधित थे? तो संबंधित है अनुशीलन समिति से। भरत घोष किससे संबंधित है? तो संबंधित है अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी क्या? तो यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी क्या? तो एक क्रांतिकारी संगठन। भरत घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। भरत घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो यह दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य भरा डकैती का स्थान था, तो यह था पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यह किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यह है प्रफुल्ल चाकी के साथ। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यह है प्रफुल्ल चाकी के साथ। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचा लिया? तो यह थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचा लिया? तो यह थे चित्तरंजन दास। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो यह थे शिव वर्मा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं था? तो यह थे शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो यह थे बिस्मिल। निम्नलिखित पंक्ति किसने लिखी थी? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो यह है बिस्मिल। प्रसिद्ध गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो यह थे, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार के काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे
से बच निकला? तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में वह कौन था जिसने काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो यह थे सूर्यसेन। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो यह थे सूर्यसेन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो यह थे भगत सिंह, सी ऑप्शन। निम्नलिखित का क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे? तो यह थे भगत सिंह। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो यह थे जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुद्दे में सरकारी वकील थे? तो यह थे जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो यह थे M.A. अंसारी। निम्नलिखित में कौन 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो यह थे M.N. अंसारी। किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो यह थे वाजिद अली शाह। फिर से दालो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह थे वाजिद अली शाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब? तो 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब? 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो इसमें जगह डी ऑप्शन 1 और 4 मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो यह था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे कौन? तो भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता में एक थे कौन? तो भगत सिंह। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो यह थे चंद्रशेखर आज़ाद। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो यह थे चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह थी दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों को से कहाँ मार डाला था? तो यह हुए थे मुठभेड़ में गोली से। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो यह हुए थे मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो यह दिए थे सरदार भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो यह दिए थे सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ सरदार भगत सिंह से। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो बी ऑप्शन 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो यह थी 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो यह दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो यह थे बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो यह हुए थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में।
भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह था लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो यह थे राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो यह थे राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किन की फांसी में हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4 और 5, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किनकी फांसी में हुई? तो यह थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। डी ऑप्शन 3, 4, 5। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो यह थे अशफाक उल्लाह खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो यह थे अशफाक उल्लाह खां। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3। पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, फिर हो जाएगा कानपुर मुकदमा, फिर हो जाएगा काकोरी मुकदमा, फिर हो जाएगा मेरठ मुकदमा। फिर से पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, फिर हो जाएगा काकोरी मुकदमा, फिर हो जाएगा पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, फिर हो जाएगा कानपुर मुकदमा, फिर हो जाएगा काकोरी मुकदमा, फिर हो जाएगा मेरठ मुकदमा। सी ऑप्शन 1, 4, 2, 3। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 यह बिल्कुल सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 यह भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 यह भी सही है। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद्र यह बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह यह भी बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास यह भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस राम बिहारी बोस, रास बिहारी बोस यह गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। यहाँ पे सूची को मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस हो जाएगा जतिननाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस हो जाएगा मास्टर अमीरचंद्र। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाएगा अरविंद घोष। सी ऑप्शन 3, 4, 1, 2। हावड़ा षड्यंत्र केस हो जाएगा जतिन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस हो जाएगा मास्टर अमीरचंद्र। और अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाएगा अरविंद घोष। मुजफ्फरपुर अहमद, इससे डांगे और शौकत उस्मानी तथा नीलिनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यह कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यह कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए। निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह किया था सूर्यसेन ने। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह किया था सूर्यसेन। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी कब? तो यह थे सूर्यसेन। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें कौन संबंधित थे? तो यह थे सूर्यसेन। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित थे? तो यह थे सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम आयु के शहीद थे कौन? तो यह थे खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो यह थे खुदीराम बोस। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो अभिनव भारत समाज हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष। गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी हो जाएगा सी.आर. दास। फिर से अभिनव भारत हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष। गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी हो जाएगा सी.आर. दास। डी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। यहाँ पे अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अभिनव भारत हो जाएगा बी.डी. सावरकर। मित्र मोल्ला हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हो जाएगा एस सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा एस.एन. सान्याल। फिर से अभिनव भारत हो जाएगा बी.डी. सावरकर। मित्र मेला हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हो जाएगा एस सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा एस.एन. सान्याल। डी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। यहाँ पे अगला प्रश्न संवेदित करने के लिए दिया हुआ है। जो चटगांव शस्त्रागार हमला हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा
जतिन दास और गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। फिर से चटगांव शास्त्रीकार हमला हो जाएगा सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा जतिन दास और गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मृत्यु हुई वह थे जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे जतिन दास। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो जतिन दास हो जाएगा भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह हो जाएगा फांसी और कल्पना दत्त हो जाएंगे आजीवन कारावास। फिर से जतिन दास हो जाएंगे भूख हड़ताल से, भगत सिंह मुठभेड़, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह हो जाएंगे फांसी और कल्पना दत्त हो जाएंगे आजीवन कारावास। बी ऑप्शन 2 3 4 1। यहाँ पे अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के दिया हुआ है। चटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त, अभिनव भारत हो जाएंगे विक्रम दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति हो जाएंगे अरविंद घोष और कुक्का आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह। फिर से चटगांव आर्मरी रेड हो जाएंगे कल्पना दत्त, अभिनव भारत हो जाएगा विक्रम दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष और कुका आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो यह थे गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी केस की अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो यह थे गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद और पंजाब नौजवान भारत सभा हो जाएगा भगत सिंह। फिर से रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद और पंजाब नौजवान भारत सभा हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? कौन नहीं था? तो यह थे अंबिका चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो यह थे अंबिका चक्रवर्ती। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लुप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी 1 और 2, मतलब अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो यह है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किए थे अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह थे अरविंद घोष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, यह बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में एक थे, तो यह भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, यह बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में एक थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन। निम्न में से किस क्रांतिकारी का फांसी गोरखपुर जेल में हुआ था? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का फांसी गोरखपुर जेल में हुआ था? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, तो यह थे गोरखपुर। फिर से काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई, तो यह थे गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो यह थे गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो यह थे गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यह था गोपीनाथ साहा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यह था गोपीनाथ साहा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो यह थे बीना दास। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर
पर गोली चलाई थी तो यह थे बीना दास। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो यह है भगत सिंह। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो यह है भगत सिंह। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन में सही होगा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है 85 नंबर प्रश्न के साथ। अब अगला चैप्टर देखेंगे भारत में बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का पहला प्रश्न होगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने, तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया किसने, तो रामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की कहाँ, तो लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की कहाँ, तो लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब, तो हुई थी 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब, तो 1905 में। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की, तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे, तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था, तो यह थे लाला हरदयाल। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था, यह थे लाला हरदयाल। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया, तो यह थे लाला हरदयाल। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया, तो यह थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी के नेता कौन थे, तो यह थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के पहला सभापति थे, तो यह थे सोहन सिंह भाखना। निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी के पहले सभापति थे, यह थे सोहन सिंह भाखना। गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाखना ने। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, तो यह थे खुदीराम बोस। गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे, तो यह थे खुदीराम बोस। बाकी लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकत उल्लाह संबंधित थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो यह हुई थी यूएसए में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी यूएसए में। गदर क्या है, तो यह है भारतीयों की एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्या है, तो यह भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था क्या था, पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिम अमेरिका। गदर क्रांति छिड़ने से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो यह थे महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो यह थे महेंद्र प्रताप। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो यह थे अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत में एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो यह थे अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ कहाँ, तो यह हुआ था, ये ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, तो यह है भीखाजी रुस्तम कामा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती, तो यह है भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, यह देखना है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह बिल्कुल गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, यह बिल्कुल सही है। और मैडम कामा का माता पिता पारसी थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यह है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा का सबसे पहले फहराया था? तो यह है भीखाजी कामा ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? तो यह है भीखाजी कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था स्टुअर्टगार्ड में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था स्टुअर्टगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था स्टुअर्टगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में। निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो यह है मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो यह है मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दी गई? तो यह है मदनलाल ढींगरा। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दी गई? तो यह है मदनलाल ढींगरा। मैडम भीखाजी कामा एम बरकतुल्ला बीबी एस अय्यर और एस.एन. राय में क्या बात समान थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। फिर से मैडम भीखाजी कामा एम बरकतुल्ला बीबी एस अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। कामागाटू सी ऑप्शन कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एक जलपोत के नाते। कामागाटू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एक जलपोत के नाते। निम्न में से कौन कामागाटू घटना से संबंधित था? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। निम्नलिखित में कौन कामागाटू घटना संबंधित था? तो यह था बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या है? तो यह है एक जहाज। कामागाटू मारू क्या है? तो एक जहाज। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो यह थे रासबिहारी बोस। वह कौन थे जिसने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो यह थे रासबिहारी बोस। फिर बंगाल विभाजन, यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है 36 नंबर प्रश्न के साथ। अब शुरू होगा बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो यह हुआ था बंगाल का विभाजन। हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि के बाद सबसे बाद हुआ था बंगाल का विभाजन। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो यह हुआ था 7 अगस्त 1905 में। बंग विद्रोह आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो यह हुआ था 7 अगस्त 1905 से। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बी ऑप्शन बंगाल के विभाजन हेतु। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो यह किए थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था कैनिन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, कर्जन था। कर्जन ए ऑप्शन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? तो यह था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था सर एंड्रूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह थे सूर्यनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह थे सूर्यनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का संस्थापक था? तो यह थे R.N. टैगोर। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यह थे R.N. टैगोर।
बंगाल ने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो इसमें जगह डी ऑप्शन 1, 2 और 4, मतलब बाइकआउट हुआ था, स्वदेशी हुआ था तो और राष्ट्रीय शिक्षा हुआ था। 1, 2 और 4, बाइकआउट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो यह था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो यह था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह था लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो यह बना रहा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 1905 के लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो यह था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम का निराकृत किए जाने तक। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 के किए गए बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो यह हुआ था 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो यह था 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया था कब? तो 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह थे सैयद अहमद रजा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह था सैयद हैदर रजा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब कृषक और मुसलमान। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक और मुसलमान, सी ऑप्शन 2 और 3। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गान का शीर्षक गीत बना? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, यह बिल्कुल सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी जिसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, यह बिल्कुल सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, यह बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किया, यह बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, यह बिल्कुल सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को
पुनर्जीवित करने की योजना में योगदान दिया, यह बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के योगदान दिया, यह बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, यह भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े हुए थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है 30 प्रश्न के साथ। अगला चैप्टर शुरू होगा कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो इसका पहला प्रश्न यह है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन में मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्ति जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में से एक जीवनीकार का वर्णन किया गया है, यह कौन था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है? तो यह है 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है? तो यह है 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यह था गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस का स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, इसके आंसर में आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसको। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो यह था दादाभाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह था दादाभाई बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो यह थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो यह थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह थे दादाभाई नौरोजी। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह थे दादाभाई नौरोजी। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था? तो यह थे दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन कहता दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ली, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, यह बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यह गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखना असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं, वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, यह बिल्कुल सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किए गए थे, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गोफ्तार का आरंभ किया, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी,
यह गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था सूरत से। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन से हुआ था? तो यह हुआ था सूरत अधिवेशन से। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुए थे? तो यह हुआ था सूरत अधिवेशन 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो यह थे BRV घोष। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो BR घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? तो यह था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बाकी बहिष्कार, बॉयकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी इनके संकल्प में थे। ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुई। उपयुक्त सही मतलब कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? तो यह हुआ था तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था बी ऑप्शन, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था बी ऑप्शन, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यही इसी के साथ यह अध्याय खत्म होता है। 23 प्रश्न के साथ अब शुरू होगा मुस्लिम लीग का गठन 1906। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो यह थे डी ऑप्शन, नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह थे नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन? तो यह थे नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो यह थे नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगन लाने के अधिकार को मनाने से मना कर दिया। यह बिल्कुल सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, यह बिल्कुल गलत है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, यह बिल्कुल सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, यह बिल्कुल गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से एक थी, यह बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था, यह बिल्कुल सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने जाने का प्रबल विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है।
मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। 1906 में मांटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा हुआ। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था W.W. हंटर ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा हुआ है। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था W.W. हंटर ने। तो यहाँ पे यह अध्याय खत्म होता है 12 प्रश्न के साथ। अब शुरू होगा पार्लियामेंटो सुधार। तो इसका पहला प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह था 1909 में। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह था 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिनके अंततः देश का विभाजन कराया था वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिनसे अंततः देश का विभाजन कराया था वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो शिक्षा का चैप्टर समाप्त होता है। अब शुरू होगा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी कलकत्ता में। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यह थी 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यह थी 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी? तो यह था 1911। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम में शामिल नहीं थे वह था भगवती चरण बोहरा। बाकी मास्टर अमीर चंद्र थे, भाई बालमुकुंद था और अवध बिहारी थे। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे वह था भगवती चंद्र बोहरा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था 1912 में। तो यहाँ पर इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अब शुरू होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? तो लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो एस.सी. मजुमदार ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो एस.सी. मजुमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यह थे एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा? तो ये थे एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो यह थे बीजी तिलक। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो यह थे बीजी तिलक।
कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यह था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा एक दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था? यह था बी ऑप्शन 1916। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम सदस्य के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो यह है 1916 से 1922। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो यह 1916 से 1922 के बीच। निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो यह है ए ऑप्शन हो जाएगा अंबिका चंद मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, यह बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत हुए थे, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अंबिका चंद मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसके साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू होगा होम रूल लीग आंदोलन। तो इसका पहला प्रश्न आइए देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो यह थे एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो यह थे एनी बेसेंट ने। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में थे किसके? तो ए ऑप्शन तिलक और एनी बेसेंट के बीच। 1915-1916 में 2 होम रूल आंदोलन आरंभ किए गए थे, नेतृत्व में किनके? तो तिलक और एनी बेसेंट के बीच में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही किससे? तो यह थे गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही किससे? तो गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था कौन सा? तो यह था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यह था टी.एस. ऑलकॉट का। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यह था टी.एस. ऑलकॉट। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो यह था सी.आर. दास। बाकी एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बी.जी. तिलक जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? तो यह थे सी.आर. दास। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोषक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण के आरंभ का घोषक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसमें हो जाएगा स्टार मार्क। इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, यह भी यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है इसका आंसर। आप लोग इसका भी इस आंसर यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यह थे एनी बेसेंट। निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे? तो यह थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर हो जाएगा होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था, यह बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, यह बिल्कुल गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष थी, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट, और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष थी, यह भी बिल्कुल सही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? तो यह था ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो यह था ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, और इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहाँ पे विराम देंगे।
तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ही सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके और हम और अच्छे काम कर सकें आपके लिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखिएगा, मतलब 2-3 बार देखिएगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें शुरू होगा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से। यह वीडियो प्रारंभ होगा अगला वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।